वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। सो रिसेंटली डीजीपीआई की जानिब से न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ की इराकी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर जो है ट्रेनिंग के हवाले से और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो एडवांसमेंट्स की गई हैं उसके हवाले से म्यूचुअल कोलैबोरेशन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस इराकी डेलीगेशन के अंदर जो है इराक की जानिब से उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, स्पेशल फोर्सेस के लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे और एक और लेफ्टिनेंट जनरल भी इस हाई लेवल डेलीगेशन के अंदर शामिल थे। इस पूरी डेलीगेशन की मीटिंग के अंदर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ की जानिब से इराकी एयरफोर्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी की गई है और इस चीज़ को इंश्योर कराया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हर किस्म की ट्रेनिंग और टैक्टिकल किस्म की सपोर्ट इराकी एयरफोर्स को फराहम की जाएगी ताकि इराकी एयरफोर्स जो है अपनी एयर पावर को मेंटेन कर सके। इस ट्रेनिंग के अंदर जो है फाउंडेशनल से टैक्टिकल लेवल की अप्रोच, इन तमाम चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो मेन थिंग है कि सुपर मुशाक इराकी फोर्स की जानिब से 12 की तादाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस मीटिंग के थ्रू इस चीज़ का प्लान सामने लाया जा रहा है कि मज़ीद 12 सुपर मुशाक जो हैं वो इराकी एयर फोर्स की जानिब से ख़रीदे जाएंगे। प्लस उनकी डिलीवरीज के बाद ऐसा बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है कि GF-17 थंडर के हवाले से किसी किस्म का प्रोग्राम या किसी किस्म की रेंज जो है वो इराकी एयरफोर्स उसमें इंटरेस्टेड हो और फिर उसके हवाले से हम फ्यूचर में कॉपरेशन या डिलीवरीज का सिलसिला देख सकते हैं। इराकी एयरफोर्स की जानिब से GF-17 थंडर ख़रीदे जाने के हवाले से जो इमेज सामने आता है वो एक्चुअली बहुत ही वायबल इमेज है क्योंकि इराकी एयरफोर्स की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स से एज अ होल कॉपरेशन आपको रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। इराकी एयरफोर्स के साथ इराकी एयरफोर्स की डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का विजिट टाइम टू टाइम करता रहता है और यकीनन इससे इस बात को हम एक तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि उन्होंने GF-17 थंडर को बहुत सी इन्वायरमेंट्स के अंदर टेस्ट होते हुए, बहुत सी सिचुएशंस के अंदर GF-17 थंडर की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट होते हुए देखा होगा। सो यकीनन अगर आप इवेंट्स को मैच करें तो उस हवाले से आप एक वायबल ऑप्शन बना सकते हैं कि यकीनन इराकी एयरफोर्स की जानिब से GF-17 को एक हाई लेवल परफॉर्मेंस के अंदर देखा जा चुका है, तभी इस हवाले से इन चीज़ों पे बात की गई है। उसके अलावा इराकी हाई लेवल डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया हुआ है उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा सराहा है। पाकिस्तान एयर चीफ की जानिब से भी इराकी एयर क्रू की ट्रेनिंग के हवाले से स्पेशली उनकी एयर क्रू की फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के हवाले से बात की गई है जो कि ऑब्वियसली उनको फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पे क्वालिफाई करेगा। सो ओवरऑल म्यूचुअल कोऑपरेशन के हवाले से इस मीटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा बात की गई है और लेट्स सी इसके हवाले से हमें फ्यूचर में क्या देखने को आगे मिलता है। तो चाइनीज़ नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान CV-18 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसने कामयाबी के साथ अपने सी ट्रायल्स को मुकम्मल कर लिया है और उसके बाद जो है ये वेडनेसडे को वापस अपने शिपयार्ड पे डॉक कर दिया गया है। चाइना का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट चाइनीज़ नेवी की जानिब से हासिल की जा रही है और ना सिर्फ ये चाइनीज़ नेवी के अंदर जो है इसकी सिग्निफिकेंस बहुत अहम है बल्कि इनका ओवरऑल नेवी की पावर के अंदर या पावर डोमेन के अंदर भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेशली इमेज वाइज या परसेप्शन वाइज जो है ये थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वो चीज़ें या वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है जो कि चाइना के पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर शायद उसको नहीं फराहम कर सकते थे। ऐसा क्यों है हम इस पे भी बात करते हैं, लेकिन वेडनेसडे को जो है इसको सक्सेसफुली शिपयार्ड पे डॉक कर दिया गया था और बेसिकली इन टेस्ट के अंदर जो दो मेन चीज़ें थी वो इसका प्रोपल्शन सिस्टम और इसकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम थे उनकी टेस्टिंग जो है इस सी ट्रायल के अंदर वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। ओके, अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है और इसकी चाइनीज़ नेवी के अंदर सिग्निफिकेंस क्यों है, तो ये बेसिकली चाइना का पहला डोमेस्टिकली तैयार करदा उनका इंडिजिनस डिज़ाइन एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है जिसकी डिस्प्लेसमेंट जो है तकरीबन 80 से 85,000 टन के आसपास हो सकती है और रिसेंटली कुछ सोर्सेज में ये भी बयान किया गया है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट अराउंड 100,000 टन के आसपास हो सकती है जो कि उसको किसी भी मॉडर्न US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में खड़ा कर देती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, रेस्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है और बेसिकली जो है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत से ऐसे
सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इवन उनके मॉकअप्स भी जो हैं वो इस ट्रायल के अंदर हमें देखने को मिले हैं, और इन मॉकअप्स के अंदर जो है KG-600 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट मौजूद है। उसके अलावा J-15 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट जो है वो इसमें मौजूद होगा। उसके अलावा JL-10J एडवांस जेट ट्रेनर जो है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद होगा। और देयर वर एंटिसिपेटेड J-35 नेवल वर्जन J-31 का वो फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो भी इस थर्ड एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। कैटोबार का इस्तेमाल जो है पहली बार इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले जो है स्की जम्प्स के थ्रू चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लॉन्च किया करते थे। बेसिकली उनका रैम जो है वो थोड़ा सा एज से थोड़ा सा हायर एंड पे या हाईली टिल्टेड होता था, जिसके थ्रू इस चीज़ को अचीव किया जाता था। मैंने पहले बात की है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपेयर उसको किया जा सकता है। हाउएवर उनमें अभी एक जो डिफरेंस है उसमें आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रपोल्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि अभी ये CV-18 फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये अभी भी स्टीम पावर्ड प्रपोल्शन सिस्टम पे फोकस कर रहा है। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है CV-18 फूजियान, ये चाइनीज़ नेवल कैपेबिलिटीज़ को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करने वाला है, क्योंकि पहली बार जो है कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास मौजूद होगा जिसके ज़रिए जो है ये J-17 एक हैवी एयरक्राफ्ट जो डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट है उसके फुल पोटेंशियल को ये इस्तेमाल कर पाएगा। उसके अलावा लॉन्च एसेट्स में जिसमें अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे, तो बेसिकली उन तमाम एसेट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये बहुत अहम साबित होने वाला है। आउटसाइड ऑफ द यूएस नेवी जो है ये शायद सबसे हैवी डिस्प्लेसमेंट की शिप किसी भी मुल्क की जानिब से ऑपरेट की जाने वाली है। और नॉट टू से अभी मैंने मेंशन किया है कि स्टीम पावर्ड इंजन होने वाला है, बट फ्यूचर के अंदर प्लान नेवी की जानिब से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे भी डेवलपमेंट की जा रही है। सो लेट्स सी इस हवाले से हमें क्या फ्यूचर में अपडेट देखने को मिलती है और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर को कब चाइनीज़ नेवी में शामिल किया जाने वाला है, क्योंकि एज सून एज दिस एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइनीज़ नेवी के अंदर शामिल किया जाएगा, और जैसे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने पहले बताया कि एक बार ये चाइनीज़ नेवी के अंदर कमीशन कर लिया जाएगा तो इससे चाइनीज़ नेवी और कैपेबिलिटीज़ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स और इंक्रीज देखने को मिल सकती है। तो 8 मई को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन स्पार्को और जियोटॉन्ग का तैयार करदा iCube कमर सैटेलाइट जो है वो चांद के मदार में कामयाबी से दाखिल हो चुका है या सक्सेसफुली मून ऑर्बिट में डिप्लॉय हो चुका है। चाइना ने रिसेंटली जो है पाकिस्तानी एम्बेसडर को इस ऑर्बिटर के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई है वो प्रोवाइड की है, जिनमें जो तस्वीर रिसेंटली इंटरनेट पर सर्विस कर रही हैं वो भी इसके अंदर ही शामिल हैं। iCube कमर के बारे में बता सकूँ तो मैं अगेन वो एक लॉन्गर बिगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें चैंग-ई रोवर जो है वो चांद की डार्क साइड पर लैंड करना है, जिसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाने हैं। और ये जो iCube कमर लूनर ऑर्बिटर है इसके भी 2 से 3 गोल्स हैं जो कि हासिल किए जाने हैं, जिनमें से एक जो है वो चांद की डार्क साइड से दोनों चांद और अर्थ को एक साथ कैप्चर करना है। फिर उसके अलावा लूनर मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी जो है इसके हवाले से iCube कमर की जानिब से की जाने वाली है। और फ्यूचर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से जो सब्सिक्वेंट फाउंडेशंस या जिन इंफॉर्मेशन की या जिन चीज़ों की हमें रिक्वायर्ड है उसकी स्टडी के हवाले से भी इस iCube कमर को इस्तेमाल किया जाने वाला है। 2 कैमराज इसके अंदर मौजूद हैं 1280x720p के, जो कि जिनसे इन तस्वीरों को कैप्चर किया गया है। अगेन क्वालिटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, बट अगेन उसमें साइज़ का आस्पेक्ट जहन में आ जाता है कि आपको जब सैटेलाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो उसकी वेट के कंसर्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जब आप किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे होते हैं। सो इट्स पॉसिबल कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कैमरा की क्वालिटी जो है वो इतनी बेहतर ना हो, बट अगेन इट्स अ ग्रेट स्टेप जो कि ओवर द लास्ट सम ईयर्स पाकिस्तान ने स्पेस की डोमेन के अंदर हासिल किया है। फ्यूचर के अंदर iCube N प्रोजेक्ट भी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर प्रोग्रेस है। सो लेट्स सी, आई मीन इट्स अ गुड स्टेप। होपफुली इसके हवाले से हमें फ्यूचर में मज़ीद बेहतरी से और कंसिस्टेंटली अपडेट देखने को मिलती रहेगी।